फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट लॉन्च किया गया। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा निकल के आया है कि 2022 के अंदर 2022 के अंदर इंडिया ने 111 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस रिसीव किया है। पहली बार ऐसा कोई देश बना है जिसने एक साल में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किया हो। राइट, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 अभी रिलीज किया गया है और 2022 का डेटा है उसके अंदर कि इंडिया ने 111 बिलियन डॉलर रेमिटेंस रिसीव किया है 2022 के दौरान। राइट ना। तो पहली बार कोई कंट्री ने 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है एक साल के अंदर। इसके लिए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो डेटा से इतना तो मालूम पड़ता है कि भाई इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश है। राइट। और इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे है मैक्सिको, जो हमारे हमारे से बहुत दूर है, 61.1 बिलियन डॉलर सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे चाइना, 51 बिलियन डॉलर। फोर्थ नंबर पे फिलीपाइंस और फिफ्थ नंबर पे है फ्रांस। बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। चल, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये है कि भाई रिसेंट डेटा क्या है और उसके अलावा रेमिटेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। राइट। चल, अगर मैं रेमिटेंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो रेमिटेंस क्या होता है? तो रेमिटेंस आर मनी ट्रांसफर्स दैट माइग्रेंट सेंड्स टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स इन देयर होम कंट्री। रेमिटेंस क्या होता है कि ऐसे मनी, ऐसे पैसे कि जो यहाँ से इंडिया से जो माइग्रेंट हुए हैं विदेश के अंदर, और वहां से वो लोग जो इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो वापिस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपनी होम कंट्री के अंदर भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं रेमिटेंस। राइट। तो रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज it is a source of income and foreign exchange for many developing country। रेमिटेंस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, जो माइग्रेंट्स है, वो विदेश में पैसा जनरेट करके अपनी जो फैमिलीज है और फ्रेंड्स है अपने देश के अंदर उसको भेजते हैं। तो एक इनकम का सोर्स हो गया एक पर्टिकुलर देश के लिए, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली इन साउथ एशिया। राइट। और ये जो रेमिटेंस का जो पैसा है वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए काम आता है, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है, एजुकेशन को सपोर्ट करता है, हेल्थ केयर को सपोर्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेमिटेंस एक पर्टिकुलर देश के लिए, एक पर्टिकुलर देश की जनता के लिए। राइट ना। और सबसे ज्यादा दुनिया में रेमिटेंस कौन रिसीव करता है फ्रेंड्स? इंडिया, ध्यान में रखना है। ओके। अगर मैं बात करूं कि कौन से फैक्टर्स रेमिटेंस के फ्लो को अफेक्ट करते हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में बात करें तो टॉप सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस फॉर द इंडिया। तो इंडिया के 36% रेमिटेंस, इंडिया की जो 36% रेमिटेंस, मतलब अगर इंडिया फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज रेमिटेंस से रिसीव करता है, उसमें से 36 रुपीज तो है ना रेमिटेंस कहाँ से आता है? तो जो हाई स्किल इंडियन माइग्रेंट जो हाई इनकम कंट्री के अंदर गए हैं पैसा जनरेट करने के लिए, यूएस, यूके और सिंगापुर के अंदर, वहां से 36% रेमिटेंस इंडिया रिसीव करता है। राइट। और उसके अलावा इंडिया का जो अदर हाई इनकम डेस्टिनेशन है रेमिटेंस के लिए, वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं वो आपको फाइंड करना है फ्रेंड्स। आपका होमवर्क रहेगा कि भाई ये जो ग्रुप है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, नाम से तो पता चलता है कि भाई यहाँ से कौन कौन से देश शामिल हो गए, जो गल्फ कंट्रीज है। बराबर ना, वहाँ पे जो इंडियन रहने के लिए जाते हैं वहां से सबसे ज्यादा इनकम जनरेट होती है। देखो, 36% तो रेमिटेंस हम यूएस, यूके और सिंगापुर से जो हमारे हाई स्किल माइग्रेंट्स जाते हैं वहां से रिसीव करते हैं। और बाकी का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है रेमिटेंस रिसीव का, वो कहाँ से है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से। बराबर ना। तो आपको जस्ट फाइंड करना है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी गल्फ कंट्रीज इसकी मेंबर है और जहाँ से इंडिया मोस्ट ऑफ रेमिटेंस रिसीव करता है। बराबर ना। ओके। उसके अलावा इंडिया का जो रेमिटेंस इनफ्लो है और कैसे बढ़ सकता है, तो अगर हम रेमिटेंस के अंदर यूपीआई का यूज कर सके मैक्सिमम, तो हमारा रेमिटेंस इनफ्लो बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी भी रेमिटेंस जो हम ट्रेडिशनल मेथड से रिसीव करते हैं उसमें बहुत सारी लंबी प्रोसेस है। राइट। तो उसकी जगह पे अगर हम उसकी जगह पे यूपीआई का यूज करें, अगर
जो माइग्रेंट है, जो विदेश में गया है, वो यूपीआई के माध्यम से पैसा इजीली ट्रांसफर कर सके अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को इंडिया के अंदर, तो रेमिटेंस इनफ्लो और बढ़ जाएगा। और इसीलिए 2023 के अंदर, जनवरी 2023 के अंदर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये वही संस्था है जिसने यूपीआई को डेवलप किया है, उसने 10 अलग अलग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप की। और वहाँ पे जो इंडिया के एनआरआईज रहते हैं, वो जो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, वहाँ से वो लोग यूपीआई के माध्यम से रेमिटेंस भेज सकते हैं इंडिया के अंदर। ऐसा उन्होंने पार्टनरशिप की है 10 कंट्री के साथ। तो ऐसी और भी कंट्री के साथ ये पार्टनरशिप इंप्रूव होनी चाहिए, राइट। कौन कौन सी 10 कंट्री के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतार, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूके। जहाँ से हम मैक्सिमम रेमिटेंस रिसीव करते हैं, वहाँ से एनपीसीआई के द्वारा पार्टनरशिप की गई है कि भाई वहाँ पे जो लोग इंडियन एनआरआईज है, वो इजीली अपना रेमिटेंस इंडिया के अंदर भेज सके, इसके लिए वो लोग यूपीआई का यूज़ कर सके, इसके लिए यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा एक और सजेशन दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर ये जो मैक्सिमम पैसा जो इंटरनेशनली ट्रांसफर होता है, उसमें फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई पोटेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर ले, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रिस्क असेसमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, तो भी हम रेमिटेंस को ट्रस्टेड मैनर में एक जगह से दूसरी जगह पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर ना। क्योंकि अगर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि भाई फ्रॉड कम हो गए, रिस्क कम होगा, तो वो लोग ऑनलाइन इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे, बराबर ना, राइट। तो ये और एक सजेशन है एक्सपर्ट्स का, बराबर ना, ओके। उसके अलावा और एक सजेशन दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अगर इंडिया कोलैबोरेट कर ले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टू इंटीग्रेट द रेमिटेंस सर्विसेज डायरेक्टली इनटू देयर प्लेटफॉर्म। अगर इंडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे पार्टनरशिप कर ले कि भाई इंडिया के कस्टमर्स और जो इंडिया से बाहर गए हैं ऐसे एनआरआईज, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना रेमिटेंस को रिसीव कर सके। और ये रेमिटेंस उन्होंने जो रिसीव किया है, उसी फंड में से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर से बिल पेमेंट कर सके, परचेज कर सके। तो ऐसा करने से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा और रेमिटेंस यूटिलाइजेशन का एक्सपोजर भी होगा, बराबर ना। तो ये भी एक सजेशन है, अच्छा सजेशन है, इसके माध्यम से भी रेमिटेंस इनफ्लो बढ़ सकता है, राइट। तो हमारी न्यूज़ क्या थी फ्रेंड्स? तो न्यूज़ ऐसी थी कि इंडिया ने 2022 के अंदर 111 बिलियन डॉलर रेमिटेंस को रिसीव किया है। ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के द्वारा बताया गया है। और यहाँ पे हमने रेमिटेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इंडिया के अंदर रेमिटेंस इनफ्लो के अंदर मैटर करते हैं, कहाँ से हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को रिसीव करते हैं, उसके बारे में बात की। और कौन से वे से हम रेमिटेंस इनफ्लो को और बढ़ा सकते हैं, उसमें से कुछ सजेशंस भी हमने डिस्कस किए, राइट। तो आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। उसके बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि दुनिया के अंदर सोलर पावर जनरेशन के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2023 के अंदर इंडिया ओवरटुक जापान। इंडिया ने किसको ओवरटुक किया? जापान, टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर पावर, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर। ये संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। और 2023 के अंदर इंडिया के द्वारा टोटल 113 बिलियन डॉलर, सॉरी 113 बिलियन यूनिट ऑफ सोलर पावर जनरेट किया गया है। कंपेयर टू जापान, जापान ने 110 बिलियन यूनिट सोलर पावर को जनरेट किया है 2023 के अंदर। तो 2023 के अंदर इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सोलर पावर का, बराबर। और अगर मैं हाईएस्ट सोलर पावर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो चाइना के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और सेकंड नंबर पे है यूएस, और थर्ड नंबर पे है इंडिया, फोर्थ नंबर पे है जर्मनी, और सॉरी फोर्थ नंबर पे है जापान, और फिफ्थ नंबर पे है जर्मनी, बराबर ना। तो इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया है। अभी ये तो रीसेंट न्यूज़ थी कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया सोलर पावर का। किसको ओवरटेक किया? जापान को। कौन सी संस्था ये बता रही है? एम्बर नाम की संस्था ये बता रही है, बराबर ना। चलो अभी हम बात करें कुछ स्टेटिक फैक्ट्स के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। ये रिपोर्ट एम्बर नाम की संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये रिपोर्ट का फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, तो दुनिया के अंदर 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी अब रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होने लगी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
और उस 30% के अंदर सोलर का कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है 2023 के अंदर, राइट। और इंडिया सो द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट सर्च। अभी देखो, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो बन गया है, लेकिन अगर मैं 2023 के अंदर 2022 के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सर्ज किसके अंदर हुआ सोलर पावर के प्रोडक्शन के अंदर, तो उसमें इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सर्ज दिखा रहा है आफ्टर चाइना, यूएस एंड ब्राज़ील, बराबर ना। चाइना, यूएस और ब्राज़ील के कंपैरिजन में इंडिया का जो सर्ज है सोलर पावर प्रोडक्शन के अंदर, बराबर ना, वो फोर्थ लार्जेस्ट है, ध्यान में रखना है, राइट। ओके। और अगर मैं पावर सेक्टर के अंदर कुछ चैलेंजेस की बात करूं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, तो ड्रॉट की वजह से दुनिया के अंदर जो ड्रॉट प्रवर्तमान है, उसकी वजह से जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसका बहुत ही कम रिकॉर्ड फॉल हुआ है, मेरा मानना 2023 के अंदर। और इंडिया के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कार्बन इंटेंसिव ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में। और इंडिया ने थर्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसर तो बना है, लेकिन साथों साथ सेकेंड हाईएस्ट इंक्रीज भी दिखा है दुनिया के अंदर कोल जनरेशन के अंदर। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कोल जनरेशन किसके द्वारा किया गया है, इंडिया के अंदर, ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव भी हमने अच्छा अचीव किया है और नेगेटिव भी हमने अच्छा अचीव किया है, बराबर ना। ओल्ड जनरेशन के अंदर इंक्रीमेंट अच्छी बात नहीं है फॉर द कार्बन एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और जो हमने प्रोग्रेस देखा है, दिखाया है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ये अभी कम है बिकॉज हमारा जो टारगेट है उसको अगर हमको अचीव करना है तो हमको और ज़्यादा प्रोग्रेस करना पड़ेगा तीन सेक्टर के अंदर, विंड, सोलर और अदर लो कार्बन सोर्सेज के अंदर, बराबर ना। अगर मैं इंडिया के टारगेट्स के बारे में बात करूँ जो हमको हमारे पावर जनरेशन को डीकार्बोनाइज करने के लिए अचीव करने हैं शॉर्ट फ्यूचर के अंदर, तो 2030 तक हमारी जो कार्बन इंटेंसिटी है, हमारी जो नेशन की जो इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी है, वो हमको 45% से कम कर देनी है, ये एक तो हमारा टारगेट है। दूसरा कि 2030 तक हम जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 तक हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज प्रोड्यूस करें उसमें से 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करें, ऐसा हमारा टारगेट है। और 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन क्रिएट करना है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब जितना हम कार्बन एमिशन क्रिएट कर रहे हैं उतना ही इक्विवेलेंट हम सोलर पावर इतना ही इक्विवेलेंट हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करें, ऐसा हमारा टारगेट है 2070 तक। और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी हमको कितनी प्रोड्यूस करनी है, 500 गीगावाट, बराबर ना। तो इतने हमारे टारगेट हैं। अगर हमको इसको अचीव करना है तो अभी भी और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की आवश्यकता है, बराबर ना, राइट। तो ये टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो। तो हमारी सेकंड न्यूज़ थी फ्रेंड्स, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है सोलर पावर का 2023 के अंदर, जापान को पीछे छोड़ा है। और ये रिपोर्ट एम्बर के द्वारा लॉन्च की गई है। और उसके अलावा इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सर्ज दिखाया है सोलर जनरेशन के अंदर। और उसके अलावा इंडिया सेकंड हाईएस्ट इंक्रीमेंट भी दिखाया है कोल जनरेशन के अंदर। और हमारे कुछ टारगेट्स लाइक 45% से कम हमारी कार्बन इंटेंसिटी होनी चाहिए। उसके अलावा 50% इलेक्ट्रिसिटी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होनी चाहिए। 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करना है। और 2030 तक 500 गीगावाट हमको रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना है, बराबर ना। ओके, तो इतने कुछ टारगेट हमको अचीव करना है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन ने कंडेम किया है इजरायली इंकर्जन को, कहाँ पे, रफा के अंदर। रफा एक ऐसा रीजन है गाजा के अंदर, साउथर्न गाजा के अंदर रफा एक रीजन है जो मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है गाजा का। और अभी रिसेंटली इसराइल की मिलिट्री ने वहां पे इंकर्जन किया है, उसका बहुत अपोज किया है अफ्रीकन यूनियन ने। अफ्रीकन यूनियन की अभी एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कंडेम किया कि भाई इसराइल ने एक गलत स्टेप लिया है। बिकॉज इसराइल, ये जो रफा एक रीजन है गाजा के अंदर, गाजा स्ट्रिप के अंदर, अगर वहां पे अगर वॉर को एक्सटेंड करेगा तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जानहानि होगी, बराबर ना। तो अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ये अपोज किया गया है। अभी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीकन यूनियन इंपॉर्टेंट है। तो उसकी अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी, अफ्रीकन यूनियन में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। चलो, तो न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली 37th मीटिंग हुई थी अफ्रीकन यूनियन की। और वहाँ पे उन्होंने एक तो ये कंडेम किया कि भाई इसराइल ने ये गलत स्टेप लिया है कि उसका जो
गाजा स्ट्रिप का जो सबसे पॉपुलेटेड एरिया है रफा, वहां पे उसकी मिलिट्री ने अभी इंकर्जन किया है। वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जानहानि क्रिएट करेगा, वॉर को यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इस मीटिंग के दौरान अफ्रीकन यूनियन के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि वो लोग अफ्रीका क्लब बनाएंगे। तो ये अफ्रीका क्लब क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अफ्रीका क्लब एक अलायंस होगा अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, राइट। और ये अफ्रीकन यूनियन समिट के अंदर इसको लॉन्च किया गया। ये अलायंस को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव है अफ्रीका के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। और ये हेल्प करेगा अफ्रीका के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और अफ्रीकन यूनियन का जो एजेंडा है 2063 का, उसको अचीव करने के लिए, राइट। ओके। और अगर मैं अफ्रीकन यूनियन की बात करूं तो अफ्रीकन यूनियन टोटल 6 रीजन के अंदर डिवाइड हो चुका है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ, ये 6 रीजन के अंदर अफ्रीकन रीजन डिवाइड हो चुका है। टोटल 55 मेंबर स्टेट्स हैं अफ्रीकन रीजन के अंदर, अफ्रीकन यूनियन के अंदर। और इस यूनियन को बनाया गया था 2002 के अंदर। पहले ये यूनियन का नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अफ्रीकन यूनिटी। 1963 के अंदर ओरिजिनली इसको बनाया गया था, फिर उसका नाम रीचेंज करके 2002 के अंदर अफ्रीकन यूनियन रखा गया। टोटल 55 मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर। और हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा, जो इथोपिया के अंदर हेडक्वार्टर है, बराबर ना। वहाँ पे इस समिट को आयोजित किया गया था, राइट ना। ओके। और अफ्रीकन कंटिनेंट के सभी मेंबर कंट्रीज इस यूनियन के मेंबर हैं। 55 मेंबर स्टेट्स हैं, ध्यान में रखना है। और टोटल 6 रीजन के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। और यहाँ पे जो अफ्रीकन क्लब बनाने की बात चल रही है उसमें कौन कौन सी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी। तो अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अफ्रीकन री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अफ्रीकन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट एंड इंश्योरेंस, शेल्टर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। ऐसी बहुत सारी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होगी अफ्रीका की, जो एक अफ्रीकन क्लब बना रहे हैं। और ये क्लब बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अफ्रीका के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको अचीव करना, अफ्रीका के फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना और इंटरनेशनल लेवल पे उसको compete करना, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, अफ्रीकन यूनियन के बारे में समझ में आया होगा, अफ्रीका क्लब क्या है वो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। चलो चलो, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कुछ पर्सनालिटी को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। तो तो अगर हम बात करें तो कौन कौन सी पर्सनालिटी को अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो एक्टर्स की अगर बात करें तो वैजयंती माला और चिरंजीवी जी को। और उसके अलावा हमारी फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीवी को। और मुंबई समाचार के ऑनर हरमुज एन कामा को पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, बराबर ना। तो हम इस पद्मा अवार्ड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो पद्मा अवार्ड्स 3 टाइप के हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, बराबर ना। तो उनके बारे में बात करें तो अगर मैं पद्मा अवार्ड्स के बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस एनुअली ऑन द रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को कौन सी पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं, बराबर, वो अनाउंस किया जाता है। और नॉर्मली अप्रैल मई के अंदर ये अवार्ड्स को कन्फर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। 1954 के अंदर पद्मा अवार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एज अ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ द इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है इस अवार्ड्स का, टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स इन द ऑल फील्ड ऑफ द एक्टिविटीज और डिसिप्लिन्स वेयर एन एलिमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस इज इन्वॉल्व। अब जहाँ पे भी पब्लिक सर्विस इन्वॉल्व है वो सभी एक्टिविटीज और सभी फील्ड के अंदर अगर कोई पर्सनालिटी अच्छी अचीवमेंट करता है तो उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, राइट ना। और 1954 के अंदर इसको बनाया गया था और उसको ये पद्मा अवार्ड्स को 2 बार सस्पेंड भी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, 1977 के अंदर और 1992 के अंदर, बराबर ना। और अगर मैं कैटेगरीज की बात करूँ तो 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर कोई पर्सनालिटी एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंक्विश सर्विस प्रोवाइड करता है तो उन पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया जाता है। और उसमें से पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट है वो हायरार्की के अंदर, उसके बाद पद्म भूषण है और थर्ड नंबर पे है पद्मश्री, ध्यान में रखना है। और अगर मैं कौन कौन से डिसिप्लिन में ये अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में बात करूँ तो आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, अगर ये सब डिसिप्लिन के अंदर अगर कोई पर्सनालिटी एक्सेप्शनल काम करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ऑल द पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ द रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स आर एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड्स। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है फ्रेंड्स, तो पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई गई है। पद्मा अवार्ड्स किसको देना है वो कौन डिसाइड करता है, पद्मा अवार्ड्स कमेटी। ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी को चेयर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, राइट। और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किए गई इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को कि भाई आपको कौन से पर्सनालिटी को ये अवार्ड देना है। और अवार्ड कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ध्यान में रखना है, ओके। चलो, ये तो बात की हमने पद्मा अवार्ड्स की। अभी हम बात करते हैं भारत रत्न की। अगर मैं भारत रत्न की बात करूं तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री। पद्मा अवार्ड से भी ऊपर है भारत रत्न। इट इज अवॉर्डेड इन द recognition ऑफ द एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर। और लेकिन भारत रत्न इज नॉट अ टाइटल अंडर द आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर में भारत रत्न टाइटल नहीं दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर को, बराबर ना। और क्लोज वन ऑफ द आर्टिकल 18 कवर द एक्सेप्शंस लाइक एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स, राइट। भारत रत्न टाइटल नहीं दिया गया है, ओके। और हाँ, अगर मैं भारत रत्न की बात करूँ तो भारत रत्न को ट्रीट किया जाता है ऑन द डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम द पद्मा अवार्ड। भारत रत्न किसको देना है उसको कौन रिकमेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर। पद्मा अवार्ड किसको देना है उसको कौन रिकमेंड करता है, तो पद्मा अवार्ड्स कमेटी है। लेकिन भारत रत्न किसको देना है उसको रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ध्यान में रखना है, मात्र प्राइम मिनिस्टर, ओके। और द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 3 इन द पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर साल में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को भारत रत्न दे सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे 3 से ज्यादा व्यक्ति को भी दिए गए हैं, लाइक 2024 2024 में 3 से ज्यादा व्यक्ति को भारत रत्न दिए गए हैं। अभी कौन कौन से व्यक्ति को दिए गए हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट, आपका होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। न्यूज़ थी कुछ लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिए गए, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पद्मा अवार्ड्स क्या है, भारत रत्न क्या है, उसके बारे में आपको समझ में होना चाहिए, बराबर ना, राइट। चलो, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 1 किलोमीटर के पीछे 2 करोड़ का खर्चा करेगा 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए अलोंग द चाइना बॉर्डर। कौन कौन से रीजन के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के अंदर 113 रोड को सेंक्शन किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में, ताकि जो बॉर्डर एरिया के अंदर जो विलेजेस है वहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, बराबर ना। और टोटल 113 रोड को सेंक्शन किया गया है। और टोटल 4,800 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल 2023-24 के अंदर, 24-25 और 2025-26 के लिए। टोटल 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर टोटल 4800 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में, ये जो बॉर्डर एरिया के अंदर जो विलेजेस है उसको डेवलप करने के लिए। और उसमें से मोर देन 50%, मतलब 2500 करोड़ के आसपास ये जो पैसा है वो ये बॉर्डर एरिया के अंदर रोड को डेवलप करने के लिए बनाया खर्च किए जाएंगे, ताकि वहां पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, बराबर ना। फिर से, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में गवर्नमेंट के द्वारा 2023-24, 2024-25 और 2025-26 ये 3 साल के लिए 4800 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया था। और उसमें से मोर देन 50%, 2500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा ये बॉर्डर विलेजेस के अंदर रोड को डेवलप करने के लिए खर्च किए जाएंगे, ऐसा बोला गया था, ताकि वहां पे रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके, राइट, ओके। तो अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बात करूँ तो वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फ्रेंड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अभी दो टाइप की स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये दो टाइप की स्कीम होती है फ्रेंड्स, बराबर ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि जितना भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि जितना भी खर्चा होगा स्कीम के पीछे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर खर्चा करेंगे, बराबर ना। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 2022-23 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था, और 2025-26 तक यहाँ पे ये 3 साल के लिए 4800 करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया है, अलोकेशन किया गया है इस प्रोग्राम के अंडर में, राइट। क्यों, टू improve the quality of life of the people which is living in the identified border villages। जो रिमोट एरिया है बॉर्डर एरियाज के अंदर, वहां पे लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिया गया था, राइट।
और इट विल कवर द बॉर्डर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड लद्दाख। टोटल 2963 विलेज को डेवलप करना है इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में। और विथ 663 663 ऑफ देम टू बी कवर्ड इन द फर्स्ट फेज, बराबर ना। ओके। और अगर मैं बात करूँ मेनली जो चाइना का जो बॉर्डर एरिया है और उसमें जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, खास करके ये जो अक्साई चीन वाला 1570 किलोमीटर का, सेंट्रल सेक्टर में ये 545 किलोमीटर का, और अरुणाचल प्रदेश में 1325 किलोमीटर का जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो खास करके ये जो एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया और चाइना के बीच में, वहाँ के लोग, वहाँ के जो रिमोट विलेजेस है वहाँ पे खास करके डेवलपमेंट करने की बात चल रही है इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। ओके। और जैसे मैंने बात की, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द इकोनॉमिक ड्राइवर्स बेस्ड ऑन द लोकल नेचुरल ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्थर्न बॉर्डर। खास करके नॉर्थर्न बॉर्डर के ऊपर फोकस करना है। हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है। और यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात चल रही है, बिकॉज वहाँ पे अगर हम टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो इस सेक्टर का, इस विलेजेस का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, बराबर ना। लोकल कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज और हेरिटेज भी बढ़ेगा, राइट ना। ओके। और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, टोटल 2963 विलेज को डेवलप करना है। 4800 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है 3 साल के लिए। और अभी रिसेंट क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि हम कि 1 किलोमीटर रोड को बनाने के लिए 2 करोड़ का खर्चा करेंगे चाइना के बॉर्डर के ऊपर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली नेपाल के द्वारा नए 100 रुपीज नेपाल करेंसी नोट को लॉन्च किया गया है। और एक्चुअली ये लॉन्च हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस नोट के ऊपर, ये नोट के ऊपर नेपाल के द्वारा एक मैप बताया गया है नेपाल का, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी, ये जो 3 डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में, ये 3 डिस्प्यूटेड एरिया को नेपाल के मैप में दिखाया गया है। 100 रुपीज के जो नए नोट नेपाल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसमें जो नेपाल का मैप बताया गया है, उस मैप के अंदर ये 3 रीजन को, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी रीजन को नेपाल के मैप के अंदर बताया गया है, जो अभी भी भारत के अंदर शामिल है, भारत के रीजन के अंदर शामिल है। और उस रीजन को नेपाल ने अपनी करेंसी नोट के ऊपर मैप में दिखाया है। पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी एक्चुअल में है क्या, कहाँ पे है। और च- अगर हम इसको मैप में अच्छी तरीके से देखें तो पहले ये पूरा इंडिया का हमारा मैप है। यहाँ पे नेपाल है, नेपाल, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे भूटान। अभी आप देखो, अगर हम नेपाल के मैप को जूम करके देखें तो ये नेपाल यहाँ पे है, उसके वेस्टर्न साइड इंडिया और उसके ईस्टर्न साइड चाइना। एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर कंट्री के तौर पे नेपाल काम करता है, राइट। और नेपाल और इंडिया के रिलेशंस पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे लिए चिंताजनक बाबत क्या है कि नेपाल अभी और इंक्लाइन हो रहा है चाइना की तरफ। और नेपाल अगर चाइना की तरफ इंक्लाइन होगा तो वो हमारे लिए हानिकारक है, बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर कंट्री के तौर पे नेपाल काम करता है, राइट। अगर नेपाल चाइना के कब्जे में आ जाएगा, चाइना के अंडर में आ जाएगा, तो वो चाइना इंडिया के अंदर इंकर्जन कर सकता है, राइट। तो नेपाल हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेपाल ने अभी इंडिया के विरुद्ध कुछ एक्शंस लिए हैं, इसके लिए वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी नेपाल ने क्या किया है, तो नेपाल का जो ओरिजिनल वर्जन था उसके कंट्री का ऐसा था, उसके कंट्री के मैप का। और अभी नेपाल ने जो नया वर्जन लॉन्च किया है मैप का, उसके अंदर आप देखो, ये मैप, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है। और उसके अलावा ये वाली पूरी जो रीजन है, ये वाला रीजन वो भी खाली जगह है, राइट। ये ओरिजिनल वर्जन है। लेकिन नेपाल ने जो नया मैप लॉन्च किया है ना, उसमें उसने काला पानी वाला रीजन, काला पानी यहाँ पे पहले वो ओरिजिनल मैप में नहीं था, वो अभी उसने नए मैप में दिखाया है काला पानी वाला रीजन। यहाँ पे लेपू लेक है और यहाँ पे लिम्पियाधुरा, यहाँ पे लिम्पियाधुरा, बराबर ना, राइट। तो ये जो 3 रीजन है वो एक्चुअली उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, बराबर ना। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं, और वो नेपाल ने अपने मैप के अंदर दिखाया है, वो एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है, बराबर ना, राइट। तो आप देख सकते हो कि नेपाल का जो नया वर्जन है वो
कालापानी लिपुलेख और लिब्यातुरा जो एक्चुअल में इंडिया के उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शामिल है, और वो नेपाल ने अपने 100 रुपीज के नए करेंसी नोट के अंदर मैप में दिखा है। इसके लिए वो चर्चा का मुद्दा बना है, राइट ना। और और अगर मैं इंडिया और नेपाल के कुछ रिलेशंस की बात करूं, अगर हम हिस्टोरिकल टाइज की बात करें, तो इंडिया और नेपाल बहुत ही पुराने नेबर्स हैं, बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं। और उसके अलावा okay, और उसके अलावा इंडिया एंड नेपाल शेयर सिमिलर टाइज इन द टर्म्स ऑफ द हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म विथ बुद्धास बर्थ प्लेस लुम्बानी। लुम्बिनी वो कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ये जो दोनों रिलीजन्स हैं उसके लिए इंडिया और नेपाल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और the two countries not only share an open border and unhindered movement of the people, but they also have close bonds through the marriages and familial ties, popularly known as the रोटी बेटी का रिश्ता। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा रिश्ता है? रोटी बेटी का रिश्ता है, बराबर ना। ये दोनों कंट्रीज मात्र ओपन बॉर्डर को शेयर नहीं करते, मात्र जो पीपल की जो मूवमेंट्स है वो अनहिंडर्ड नहीं है। यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे फैमिलीज कनेक्ट हो चुके हैं मैरिजेस की वजह से और अलग अलग टाइज की वजह से, और इसको बोलते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। इंडिया का किसके साथ है? नेपाल के साथ है। द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कब साइन हुआ था फ्रेंड्स? 1950 से। तो इतना पुराना फ्रेंड है नेपाल इंडिया का, राइट। और अगर मैं ट्रेड और इकोनॉमी की बात करूं, तो इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स प्रोवाइडिंग द ट्रांजिट फॉर द ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ द नेपाल। तो नेपाल का जितना भी ट्रेडिंग होता है उसमें से 1/3 इंडिया से होता है, बराबर। तो इंडिया नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राइट। और अगर मैं डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूं इंडिया और नेपाल के बीच में, तो बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया ने बहुत सारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया है नेपाल को। और गोरखा रेजिमेंट है हमारा इंडिया का, इंडियन आर्मी का, आर रेस्ड पार्टली बाय द रिक्रूटमेंट फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेपाल। और 2011 के अंदर 2011 से हम हर साल इंडिया और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज पे कंडक्ट करवाते हैं, सूर्य किरण, ध्यान में रखना है, ओके। और कुछ इश्यूज कुछ समय से प्रवर्तमान है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बीच में। उसमें से मेन इश्यू है चाइना का इंकर्जन नेपाल के अंदर। As a landlocked nation, Nepal depended for many years on the India's import, and India played an active role in the Nepal's affairs. However, in the recent years, Nepal has drifted away from the India's influence, and China has gradually filled the space with the investment, aid, and loans. बराबर ना। तो मेन कंसर्न क्या है कि हम बहुत साल से इंडिया बहुत सारा सामान भेजता है नेपाल के अंदर। नेपाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया इंपोर्ट के अंदर नेपाल के लिए। और लेकिन कुछ सालों से नेपाल इंडिया की इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके चाइना के इन्फ्लुएंस के ऊपर बढ़ा है, और चाइना से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, एड और लोन्स मिले हैं नेपाल को, जो इंडिया के लिए हानिकारक है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो एक्चुअली चाइना नेपाल का क्यों यूज कर रहा है? तो चाइना जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो वो बना रहा है ग्लोबली अपने ट्रेड को डेवलप करने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये जो ब्लू कलर का एरिया है वो रोड से वो कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहता है ग्लोबली, लाइक ईस्टर्न कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सके, चाइना को किस तरीके से फायदा हो सके ट्रेडिंग के अंदर। ये एक एक पूरा उसका स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर का जो रोड है वो रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर रहा है। और ये जो पर्पल कलर का जो मैप दिख रहा है वो मैरीटाइम रूट है, जहाँ से वो ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्ट कर रहा है और अपना पावर इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो ये जो वेस्टर्न कंट्री है, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, इटली, इटली से वहां से किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस तरीके से ट्रेडिंग मैरीटाइम रूट से कौन से रूट से कहाँ से चाइना तक कनेक्ट हो रहा है, उस पूरा मैप को वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना ने अभी नेपाल को टारगेट बनाया है, राइट, ओके। कि चाइना नेपाल के ऊपर क्यों अपना पावर इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेपाल के अंदर।
and wants to invest in the Nepal's infrastructure as a part of its grand plan to boost the global trade. ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए चाइना एक इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप यहाँ पे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देख सकते हो फ्रेंड्स, कि ये जो ब्लू कलर का जो मैप है वो रोड के माध्यम से ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना चाहता है, और अल्टीमेटली इस तरीके से कनेक्ट करना चाहता है कि चाइना का फायदा हो, चाइना का ट्रेड बढ़े। और ये जो पर्पल कलर का मैप है वहाँ पे वो मैरीटाइम रूट से ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्री के साथ कनेक्ट करना चाहता है। तो वो अलग अलग कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर रहा है ताकि वो जितना भी ट्रेड ग्लोबली हो रहा है उसमें चाइना को फायदा हो सके, राइट। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रिसेंटली चाइना ने नेपाल के साथ अलग अलग पार्टनरशिप की है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया है, और नेपाल को चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन किया है कंपेयर टू द इंडिया, राइट ना। और अगर मैं बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करूँ तो ये जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो इरप्ट हुआ था 2019 के अंदर, व्हेन नेपाल हैड रिलीज अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट क्लेम्स कालापानी, लिम्पियादुरा एंड लिपू लेक ऑफ द उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ द नेपाल्स टेरिटरी। तो 2019 से नेपाल ये तीन रीजन को नेपाल के टेरिटरी में बता रहा है, जो हकीकत में भारत के उत्तराखंड के रीजन के अंदर है, बराबर ना, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा रीजन है ये हमारा ओरिजिनल वर्जन है नेपाल का मैप का, और वो नेपाल ने अपना नया मैप लॉन्च किया है, उसमें ये कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा को ऐड किया है, ध्यान में रखना है, ओके। जो उत्तराखंड में है रिसेंटली, ओके। और आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, राइट, ओके। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली स्ट्रीट वेंडर एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए टोटल 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर एक्ट, टोटल 10 साल उसके कंप्लीट हो चुके हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो इसका सेलिब्रेशन के तौर पे ये रिसेंट न्यूज़ में है, उसके बारे में बात करें कि स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, स्ट्रीट वेंडर एक्ट क्या है, उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं स्ट्रीट वेंडर्स की बात करूँ तो रिसेंटली द स्ट्रीट वेंडर्स प्रमोशन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10th एनिवर्सरी को अभी सेलिब्रेट किया गया, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट और उसके एसोसिएटेड एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट, the act was designed to protect and regulate the street vending across the Indian cities, involving the local authorities in establishing the designated vending zones. तो इस एक्ट के अंडर में जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको रेगुलेट करने की बात चल रही है, रेगुलेट किया जाता है इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंडर में। कब लॉन्च किया गया था? 2014 के अंदर। और vendors are crucial to the urban life, contributing to the food distribution and cultural identity, and the law aim to secure their livelihood and integrate their activities into the formal urban planning. तो यहाँ पे ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के अंडर में किसके किसके राइट्स को ध्यान में रखा जाता है? स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब कौन हो गए? जो लाइक फॉर एग्जांपल जो वड़ा पाव दाबेली जो बेचते हैं, जो नॉर्मली जो लारी के ऊपर जो उसका कुछ सामान बेचते हैं स्ट्रीट के ऊपर, उनको यहाँ पे रेगुलेट करने की बात चल रही है, राइट ना। तो ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। 2014 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके 10 साल कंप्लीट हुए हैं, राइट। और अगर मैं इस एक्ट के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करूं, द एक्ट एस्टैब्लिश अ टाउन वेंडिंग कमेटी। इस एक्ट के अंडर में टाउन वेंडिंग कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया है। उस वेंडिंग कमेटी के अंदर स्ट्रीट वेंडर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, with women vendors constituting the 33% ऑफ दिस ग्रुप। तो टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका जो यूनियन होते हैं वो होते हैं, और इस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर 33% वुमेन वेंडर्स होते हैं, राइट। These committees are responsible for the inclusion of the vendors in designated zones and handling the grievances through the mechanism like the grievance redressal committee, chaired by the civil judge or the judicial magistrate, बराबर ना। तो इस कमिटी के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबल है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको कौन हैंडल करता है, उनको कौन सरकार के सामने लाता है, तो ये कमेटी है वो लाते हैं। और यहाँ पे जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी भी बिठाई गई है, अगर कोई ग्रीवियंस है स्ट्रीट वेंडर्स को तो यहाँ से सॉल्ट आउट हो सकता है, राइट, इस एक्ट के अंडर में। और अगर अगर मैं इस एक्ट के अदर प्रोविजंस की बात करूँ तो एक्ट क्लियरली डिफाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेंडर्स एंड गवर्नमेंट एट द डिफरेंट लेवल्स।
द प्रोविजंस रिक्वायर द स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज टू कंडक्ट अ सर्वे टू आइडेंटिफाई द स्ट्रीट वेंडर्स एटलीस्ट वंस एवरी 5 years। हर 5 साल के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे किया जाए, ऐसा इस एक्ट के अंदर में लिखा है। हर एक स्टेट और अर्बन लोकल बॉडी को बोला गया है कि आपको 5 साल के अंदर एटलीस्ट एक बार सर्वे करना है कि कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना है इस सर्वे के माध्यम से, राइट। और अगर मैं स्ट्रीट वेंडर पॉलिसीज के इवोल्यूशन की बात करूं इंडिया के अंदर, तो 1995 के अंदर इंडिया साइन द बेलेगांव इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स। 2001 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया डिक्लेरेशन ऑफ द ड्राफ्टिंग नेशनल स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी। 2009 के अंदर द पॉलिसी वाज रिवाइज एंड अकम्पेनिड बाय द मॉडल लॉ व्हिच कुड बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 2012 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग बिल। और 2014 के अंदर उस बिल को पास किया गया और वो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया, बराबर ना। 1995 से हम किसी न किसी तरीके से स्ट्रीट वेंडर को प्रोटेक्ट करते आए हैं और उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट बनाया गया 2014 के अंदर, बराबर ना। जिसका बिल कब पास किया गया था, जब जिसका बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2012 के अंदर, ध्यान में रखना है। और ओके, अगर मैं कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स इंडिया के अंदर उसके बात करें, तो उनको लीगल स्टेटस नहीं मिला है। मतलब सभी जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं वो सभी स्ट्रीट वेंडर्स उसके अंदर में शामिल नहीं हो चुके अभी तक। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो इस एक्ट के अंडर में ऑपरेट नहीं है, ये इस एक्ट के अंडर में कवर नहीं हो रहे हैं, वो एक्ट के अंडर में शामिल ही नहीं हो पाए, उनको लाइसेंस नहीं मिला, वो वल्नरेबल है बहुत सारे इविक्शन के और हेरेसमेंट के, जो लोकल अथॉरिटी उसके ऊपर करते हैं, राइट। उसके अलावा ब्राइब्स एंड एक्सपोर्टर्स, ओके, उसके अलावा ब्राइब्स एंड एक्सटोर्शन। रिपोर्टर्स बाय द यूएन हैबिटेट हाईलाइट द इश्यू ऑफ द वेंडर्स बीइंग फोर्स्ड टू पे द ब्राइब्स टू द पुलिस एंड लोकल अथॉरिटीज, इम्पैक्टिंग देयर ऑलरेडी मर्ज अर्निंग्स। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रीट वेंडर के पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो लोकल पुलिस और लोकल अथॉरिटी क्या करती है, उसको ब्राइब देने को मजबूर करती है, उनका एक्सटोर्शन करती है, बराबर ना। ऐसा यूएन हैबिटेट के एक रिपोर्ट के अंदर देखा देखा गया था। और अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करें, तो कंपटीशन और फ्लक्चुएटिंग इनकम, सैचुरेशन इन द सर्टेन एरियाज एंड कंपटीशन फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस लीड टू द अनप्रेडिक्टेबल इनकम एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी अमंग द स्ट्रीट वेंडर्स। और मात्र 15,000 लाइसेंस अभी तक डाइवर्ट किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और उसके सामने 2.5 लाख वेंडर्स शामिल है, और उसमें से मात्र 15,000 लाइसेंस को अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया अभी तक, बराबर ना। और बेसिक एमिनिटीज उनको नहीं मिल रही है, लाइक क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, वेस्ट डिस्पोजल क्रिएट्स हेल्थ हजार्ड्स फॉर द वेंडर्स एंड कस्टमर्स अलाइक। तो जो उनको बेसिक एमिनिटीज मिलनी चाहिए उनके एरिया ऑफ ऑपरेशन के आसपास, वो उनको नहीं मिल रही है, तो वो वेंडर्स के अंदर तो हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट करती है, और वहां से जो परचेस करते हैं कस्टमर्स, उनके अंदर भी हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट करती है, राइट। और बहुत वल्नरेबल है वो लोग इविक्शंस के। अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड द रोड वाइडनिंग इनिशिएटिव्स ऑफन डिस्प्लेस द वेंडर्स कोसिंग द लाइवलीहुड डिस्ट्रप्शन। अगर कोई प्रोजेक्ट अर्बन एरिया के अंदर कोई हो रहा है, तो सबसे पहले कौन किसको इफेक्ट करता है, स्ट्रीट वेंडर्स को, उनको वहां से खींचना पड़ता है, राइट ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, उनके लिए एक्ट बनाया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, और उस एक्ट के अभी 10 साल कंप्लीट हुए, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, राइट ना। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।